नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर 24 घंटे नजर रख रहा कंट्रोल सेंटर। 45,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण। 4 शिफ्टों में काम कर रही मॉनिटरिंग टीमें। आजीवन सजा कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया रिहा। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश। केंद्र सरकार के 12 साल पर भाजपा का जनसंपर्क अभियान। मंत्री गणेश जोशी का वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षाविदों से संवाद। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा। चंपावत में शिक्षकों की बैठक। आंदोलन की रणनीति तैयार। टीईटी अनिवार्यता का विरोध। 22 जून को सचिवालय का घेराव। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत 8 जिलों में अंधड़ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने। पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और जन कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे भाजपा के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गढ़ी कैंट क्षेत्र में वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों से संवाद किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने डीडी कॉलेज के चेयरमैन जितेंद्र यादव, वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर श्याम लाल गांगुली और समाजसेवी रेखा थापा से मुलाकात कर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों पर चर्चा की। गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों से देश ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और बुद्धिजीवियों ने भी अपने सुझाव रखे और राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भीलाडू में प्रस्तावित स्टेडियम निर्माण को लेकर जिला प्रशासन, खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्टेडियम निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने स्टेडियम के लिए प्रस्तावित एक्सटेंशन मार्ग से जुड़ी वन भूमि पर उठ रही आपत्तियों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित सभी प्रशासनिक व तकनीकी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी की जानी चाहिए। बैठक में मंत्री ने मसूरी क्षेत्र के मालसी, झड़ी पानी समेत अन्य इलाकों में बढ़ते अवैध अतिक्रमण पर भी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह केंद्र 5 धामों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान भी कर रहे हैं। अब तक
50 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं, जबकि 36 लाख से ज्यादा यात्री पांचों धामों के दर्शन कर चुके हैं। कंट्रोल रूम में तैनात टीमें 4 शिफ्टों में काम करते हुए यात्रा संचालन की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। यात्रा से जुड़ी 45,000 से अधिक शिकायतों और पूछताछ का सफल निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर पंजीकृत श्रद्धालुओं को व्हाट्सएप के जरिए मौसम संबंधी अपडेट भी भेजी जा रही है। इससे यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाया जा रहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुके इन कैदियों की रिहाई के मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में चारधाम यात्रा को सुरक्षित सुव्यवस्थित बनाने के लिए देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह केंद्र पांचों धामों की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ श्रद्धालुओं की समस्याओं का त्वरित समाधान भी कर रहे हैं। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण करवा चुके हैं, जबकि 36 लाख से ज्यादा यात्री पांचों धामों के दर्शन कर चुके हैं। कंट्रोल रूम में तैनात टीमें 4 शिफ्टों में काम करते हुए यात्रा संचालन की लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। यात्रा से जुड़ी 45,000 से अधिक शिकायतों और पूछताछ का सफल निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर पंजीकृत श्रद्धालुओं को व्हाट्सएप के जरिए मौसम संबंधी अपडेट भी भेजे जा रहे हैं, जिससे यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुगम बनाया जा सके। उनके द्वारा जो हमें मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, उसको भी हम रजिस्टर्ड यात्रियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चारधाम यात्रा कॉल सेंटर और इसका जो पंजीकरण पोर्टल है, ये सभी विभागों के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है। और इसका अंतिम लक्ष्य यही है कि जो यात्रा में आ रहे हैं इन सबको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो सके और एक सफल सुखद यात्रा को हम पूरा इसमें बना पाए। और वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट चुके इन कैदियों की रिहाई के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद रिहा नहीं किया गया। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रत्येक मामले में अपना पक्ष अदालत अलग अलग शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करे, क्योंकि प्रत्येक मामले की सुनवाई अलग अलग ही की जाएगी। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साहा खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संगठन के नेतृत्व में प्रदेश भर के प्राथमिक शिक्षक टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं। आगामी 22 जून को प्रदेश भर के राजकीय प्राथमिक शिक्षक प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर देहरादून सचिवालय का घेराव करने जा रहे हैं। सोमवार को चंपावत जिले के राजकीय प्राथमिक शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता का कड़ा विरोध जताते हुए शिक्षक संगठन चंपावत के जिला अध्यक्ष उत्तम
फरतेयाल की अध्यक्षता तथा शिक्षक कीर्ति भट्ट के संचालन में लोहाघाट के शिक्षक भवन में 22 जून को टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में होने जा रहे सचिवालय घेराव को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में शामिल समस्त शिक्षक नेताओं शिक्षकों ने टीईटी परीक्षा का कड़ा विरोध जताते हुए अपने अपने विचार रखे। वहीं 22 जून को परेड ग्राउंड देहरादून में सचिवालय तक आक्रोश रैली निकालने के साथ साथ सचिवालय का घेराव किया जाएगा। शिक्षक नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो शिक्षण कार्य बहिष्कार, चुनाव बहिष्कार के साथ साथ एसआईआर कार्य तथा अन्य सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया जाएगा। इसमें पूरे भारतवर्ष के लगभग 25 से 30 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इस संदर्भ में प्रत्येक राज्यों से 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के ऊपर जो ये टीईटी की व्यवस्था थोपी गई है उसका विरोध करने के लिए जनपद चंपावत से भी हमारे प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान में 22 तारीख को लगभग 300 से 400 शिक्षक वहाँ पर प्रतिभाग करेंगे और परेड ग्राउंड से लेकर सचिवालय तक शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे। रामनगर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। रामनगर में एक खच्चर के हमले से 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि खच्चर पिछले कुछ समय से पुछड़ी और शक्तिनगर क्षेत्र में घूम रहा था और इसी दौरान उसने 3 अलग अलग लोगों पर हमला कर उन्हें काट लिया। घटना के बाद परिजन, स्थानीय लोग सभी घायलों को तत्काल उपचार के लिए रामनगर स्थित रामदत्त संयुक्त चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां उनका उपचार किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार उक्त खच्चर पिछले कई दिनों से क्षेत्र में घूमता देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उसे पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई तो वह अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। तीन मरीज आए हमारे पास घोड़े के काटे हुए, पुछड़ी रोड पर ही बताए हैं कि वहीं पर इनको काटा है। 3 है, एक केसर राम नाम से एक मरीज आया है हमारे पास, अक्षय, सलीम और एक अक्षय राम। चोटें तो ऐसे ज़्यादा गंभीर नहीं है उनके, बाकी जो इलाज है प्राइमरी ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, जो रेबीज की वैक्सीन वगैरह। मुझे कार डर लगा, गिरा दिया मुझे, फिर मुझे अपना होश ले रहा। ये इस जगह काट, ये हाथों में पैर। खबरों की तरफ, रुद्रप्रयाग में एसडीआरएफ ने एक बार फिर से त्वरित कार्रवाई करते हुए खाई में गिरे व्यक्ति का सफल रेस्क्यू किया। आज सुबह रुद्रप्रयाग पेट्रोल पंप के पास एक व्यक्ति के खाई में गिरने की सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट रतुड़ा की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने पाया कि व्यक्ति करीब 30 मीटर गहरी खाई में गिरकर घायल हो गया है। एसडीआरएफ जवानों ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नीचे उतरकर घायल तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। घायल की पहचान सुखदेव सिंह निवासी पावो पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई। रेस्क्यू के बाद उसे जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया, जहां से सरकारी वाहन द्वारा अस्पताल पहुंचाकर उपचार शुरू किया गया। एसडीआरएफ की तत्परता, दक्षता से घायल को समय रहते सुरक्षित बचाया जा सका। नैनीताल कालाढूंगी रोड सरिता ताल की ओर से आ रही कार रफ्तार के कारण सरिता ताल पर जा गिरी, जिसमें दिल्ली के 4 लोग सवार थे। लोगों की मदद से शीशा तोड़कर पर्यटकों को बाहर निकाला गया, जिसमें 2 लड़के 2 लड़कियां सवार थे। चारों लोग सुरक्षित हैं। चंपावत जिले के टनकपुर में उत्तर भारत के प्रसिद्ध आस्था के केंद्र मां पूर्णागिरि धाम में आयोजित वर्ष 2026 के मां पूर्णागिरि मेले का सोमवार को विधिवत एवं औपचारिक समापन कर दिया गया। मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 27 फरवरी 2026 को किया गया था। मेले के औपचारिक समापन अवसर पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में इस वर्ष मेले
का सफल, सुव्यवस्थित, सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया। उन्होंने बताया कि मेले की अवधि में लगभग 25 लाख श्रद्धालुओं ने मां पूर्णागिरि के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया, जबकि वर्ष भर में मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 लाख से अधिक रही। जिलाधिकारी ने मेले के सफल संचालन में योगदान देने वाले सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, पुलिस बल, एसएसबी और पूर्णागिरि मंदिर समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मां पूर्णागिरि धाम में सेवा का अवसर प्राप्त होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। पूरे उत्तराखंड में वर्ष भर जो है मेले और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर जो है प्रयास किए जा रहे हैं, कार्य किए जा रहे हैं। उसी क्रम में इस वर्ष का जो पूर्णागिरि मेला था वो फरवरी के जो है आखिरी सप्ताह से प्रारंभ होकर जो है आज तक लगातार जो है वो गतिमान था। और इस बार का मेला जो है विगत वर्षों से के अपेक्षाकृत जो है अवधि इसकी लंबी रही है। ये 100 दिन से ज़्यादा ये मेला चला है और आप सभी को बताते हुए बहुत ही हर्ष भी हो रहा है कि इस मेले में अभी तक जो है लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हल्दूचौड़ स्थित 34वीं वाहिनी चिकित्सालय में सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय हल्द्वानी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में हिमवीर जवानों द्वारा अपने नैतिक कर्तव्य का परिचय देते हुए रक्तदान किया गया। इस दौरान राजेश कुमार जोशी ने कहा कि हमारा बल न केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि समाज के प्रति अपने मानवीय दायित्वों को भी समझता है। स्वस्थ जवानों द्वारा रक्तदान करना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, जो किसी जरूरतमंद मरीज की जान बचा सकती है। इस रक्तदान अभियान में ITBP जवानों के साथ ही कमांडेंट राजेश कुमार जोशी द्वारा रक्तदान कर हिमवीर जवानों को प्रेरित किया गया। जो ब्लड डोनेशन डे 14 तारीख को था, तो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल से कंसल्ट करके किसी कारणवश ये कल नहीं बनाया जा सका, तो आज ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारी वाहिनी के जवान इतने बढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं। बताया गया है कि ये एक नोबल कॉज है। आपका जो ब्लड हम ये दान कर रहे हैं, इसकी बहुत ही जरूरतमंद के लिए आगे जाके काम आएगा। ये एक नोबल कॉज है जिसमें हमारी वाहिनी का इसमें योगदान रहेगा। और देहरादून से खबर है, जहां देहरादून के बैरागी वाला में भाजपा नेता विनोद कुमार की हत्या के मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार और भाजपा पर इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना को राजनीतिक धार्मिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, जो उचित नहीं है। मामला उत्तराखंड का है, उत्तराखंड को शर्मसार करने वाला है और उत्तराखंड के लिए बहुत चिंतनीय स्थिति है। इस वक्त बहुत ही दुखद घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इस तरह की घटना या इस तरह के प्रकरण की कोई जगह उत्तराखंड जैसी शांतवादियों में कतई नहीं है। 5-7 सालों से ही हम मात्र देख रहे हैं, पहले हमारे वहाँ चुनाव भी सांप्रदायिक मुद्दों पर नहीं हुआ करते थे। हमारे वहाँ कैंडिडेट को देखकर जनता वोट करती थी, अपने वहाँ हुए विकास के बिना पर आधार पर वोट होता था। लेकिन अब हम जब से भाजपा की प्रचंड बहुमत की और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर काबिज हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी हर मोर्चे पर वो विफल नजर आ रहे हैं। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में जाम की समस्या को लेकर के उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब टोल प्लाजा के पास एक वैकल्पिक रास्ते को बंद कर दिया गया। क्षेत्र में पहले से ही वाहनों का भारी दबाव और लंबा जाम लगा हुआ था, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी दौरान पीरान कलियर विधायक फुरकान अहमद मौके पर पहुंचे। विधायक का आरोप है कि जेसीबी मशीन की मदद से रास्ते पर पत्थर डालकर उसे बंद किया जा रहा था। इसे देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और तत्काल रास्ता खुलवाने के निर्देश दिए। इसके बाद मार्ग से वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू की गई। विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि जब जनता पहले ही जाम से परेशान है, ऐसे में वैकल्पिक मार्ग बंद करना उचित नहीं है। वहीं टोल प्लाजा प्रबंधन ने रास्ता बंद कराने के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन के निर्देशों पर की गई थी। बीजापुर की तरफ से आ रहा था, मैं क्षेत्र से, तो देखा था रास्ते में बंद करे, तो क्या मतलब जिसे जहाँ देख रहे टोल प्लाजा वाले वही रास्ता बंद कर रहे। इनके बाप का रास्ता हो गया, माने ये हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे अपने पैसे माने कमाने के लिए। तो इसलिए इन्हें अभी इन्हें आदेश करें, इन्हें हटवाना, और अगर न हटवाया तो इनके इस पर ताला लगवाया जाएगा। अच्छा, ये नहीं सर
जो रास्ता बंद किया हुआ है ये टोल द्वारा बंद किए हुए नहीं है, ये पुलिस प्रशासन ने जो जाम लगा हुआ है उस वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है, इससे टोल का कुछ नहीं है। हम क्यों बंद करेंगे सर वो रास्ता। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गर्जन की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और झोंकदार हवाएं चल सकती हैं। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। वहीं आपदा प्रबंधन और संबंधित विभागों को भी अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा पर 24 घंटे नजर रख रहा कंट्रोल सेंटर। 45,000 से अधिक शिकायतों का निस्तारण। 4 शिफ्टों में काम कर रही मॉनिटरिंग टीम। आजीवन सजा कैदियों की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया रिहा। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश। केंद्र सरकार के 12 साल पर भाजपा का जनसंपर्क अभियान। मंत्री गणेश जोशी का वरिष्ठ नागरिकों और शिक्षाविदों से संवाद। मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा। चंपावत में शिक्षकों की बैठक। आंदोलन की रणनीति तैयार। टीईटी अनिवार्यता का विरोध। 22 जून को सचिवालय का करेंगे घेराव। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत 8 जिलों में अंधड़ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट। लोगों से सतर्क रहने। पर्वतीय क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा में बचने की अपील। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।